हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज नंदाव आजमगढ़। तो बायोलॉजी के सेक्शन में आज क्लास 11th का सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, जानेंगे कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, अलग अलग श्रेणियों में बांटना। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे, जब हमारे प्राकृतिक में जीव जंतुओं का निर्माण हुआ तो पहले समस्त लोगों में यह बहुत ही मतभेद था कि किस जीव को हम किस नाम से पुकारें। हालांकि असंख्य जीव जंतु थे, इसलिए उनका नाम रखना भी असंभव था। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने टोटल 5 संघ में बांट दिया और उसी में सब आ गए हैं। कैसे, आप इसको देख सकते हैं, हम इसको एक कॉलम के माध्यम से समझ सकते हैं। कॉलम है, देखिए यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तालिका बनी हुई है जीव जगत के लक्षण, और इसमें कितना 5 लक्षण दिया गया है। आप बहुत ही आसान समझ पाएंगे कौन कौन से। पहला देखेंगे आप, मोनेरा। एक मोनेरा है, दूसरा है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो ये लक्षण हैं कुछ, और इसको जो हम पूरा विस्तृत डिटेल जानेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सबको नोट करना चाहिए इसको, कि सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया है। तो देखिए, इसको उनके अलग अलग रचना के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार बांटा है। तो पहले हम लेंगे जगत मोनेरा में। ये जगत मोनेरा, तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत देखिए सभी बैक्टीरिया, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जगत मोनेरा के अंतर्गत आती हैं। ये सूक्ष्म जैविक में सर्वाधिक संख्या में होती हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड, इसको सर्वव्यापी कह सकते हैं हम। तो बैक्टीरिया ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर नहीं पाया जाता। जैसे जल में, हवा में, पृथ्वी पर, प्रत्येक वस्तु में, मतलब हर जगह बैक्टीरिया विद्यमान है। आगे देखेंगे, इसका कुछ चित्र देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस नोट्स को आप नोट करेंगे। मोनेरा के अंतर्गत आप जान गए। देखिए बैक्टीरिया तो बहुत है, उनका नाम आपको याद रखना असंभव है। थोड़ा बहुत आप नाम याद रख सकते हैं, लेकिन अगर कह सकते हैं कि मोनेरा, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, इसमें सभी बैक्टीरिया आ गई। तो एक कैटेगरी ये हुई। दूसरी है आद्य बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखिए आद्य बैक्टीरिया क्या है, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये जो है अत्यंत क्या आती हैं, जटिल कठिन, मतलब ये हर जगह पाई जाती हैं। हर जगह का मतलब अभी हमने बताया कि जैसे जल में और वायु में, पृथ्वी पर पाई जाती हैं। लेकिन बैक्टीरिया भी तो एक जीव है, इसको ज़्यादा गर्म या ठंडे स्थान पर जो है रहने में दिक्कत होगी। लेकिन इसमें आद्य बैक्टीरिया में क्या है कि ये अत्यधिक गर्म स्थानों पर भी रहती है और ठंडे तापमान भी रहती है। जैसे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये अत्यंत कठिन वास स्थानों, जैसे अत्यंत लवड़ी जहाँ पर क्षारीय है, या फिर नमक का अनुसार जो जल लवड़ी हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर गर्म झरने। जैसे जब गर्मियों में झरने का वातावरण बहुत ही गर्म हो जाता है, हीटनेस ज़्यादा पाई जाती है, तो उसमें भी जीवित रह सकती हैं। और पानी में बैक्टीरिया रहती हैं। जैसे कभी कभी जब सर्दियों में हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बर्फ़ जमने लगता है, तो बर्फ़ में भी बैक्टीरिया जीवित रहती हैं। आगे चलेंगे, एक यू बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स। इसमें देखिए इसकी खासियत क्या है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसे हम कह सकते हैं सोपोसी बैक्टीरिया। इसकी संरचना आप देख पा रहे हैं आप। और अगला हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत की क्या पहचान है। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात हम कहते हैं जब भी प्रोटिस्टा की बात होगी तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखेंगे, अर्थात उसको प्रोटिस्टा कहते हैं। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हैं।
एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप भी हो सकता है। जैसे आप एक कोशिका की बात आए तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसमें क्या है, अमियोपैरामीशियम यूग्लिना है, लेकिन कुछ ऐसे पादप कोशिका भी हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं। आगे देखेंगे, ये इसी के भाग हैं क्राइसोफाइट और डायनोफ्लाइलेट। आगे देखेंगे, यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिंग दिया गया है। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाली जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेल्किल है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए ये है एक संरचना है, और इसमें क्या होती है कि कोशिका भित्ति आप सकते हैं, सेल वॉल कहते हैं इसको। कोशिका भित्ति के स्थान पर एक काइटिन युक्त पदार्थ होता है, और जिसके माध्यम से इनका जो शरीर थोड़ा लचीला होता है। तो ये अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जो स्थिर रहते हैं। इसके बाद देखेंगे आप अगली हेडिंग, कवक, औपंक और कवक। देखिए आप, औपंक कवक मृतोपोषी प्रोटिस्टा है। देखिए यहाँ पर मृतपोषी का मतलब होता है वह जीव जो मृत जीवों या कोशिकाओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, मृतोपोषी कहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए जैसे स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है, ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हैं, वही जैविक पदार्थों का भक्षण कहते हैं। जैसे जो टहनियाँ सड़ जाती हैं और वहाँ पे सड़न जब पैदा हो जाती है तो वहाँ पर ही जन्म लेते हैं अपवंक या कवक, तो जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। परिक्षेपण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जा सकते हैं। मतलब जब एक ही टहनी पर, जैसे मान लीजिए एक टहनी है, यहाँ पर कुछ सड़न हो गई तो यहाँ पर एक कवक लग जाएंगे और इनका स्तर बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो जब इसका भी खंडन होगा तो एक, जब ये टूट कर वायु में आएंगे तो फिर एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अर्थात दूसरे जब टहनी से लगते हैं तो वहाँ पर भी अपने जैसे एक नाजीव उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आप देख सकते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआ परपोषी, मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधित होते हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख भागों में या समूहों में बांट सकते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं प्रोटोजोआ क्या है। जैसे वह जीव जो दूसरे जीवधारी के शरीर पर रहकर वहीं से अपना पोषण लेता है,